दोस्तों, सबसे पहले हम पिछली क्लास का जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर लेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम आप आज की क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को रिक्स से पहले किसने प्रयोग किया। ऑप्शन थे आपके जॉन गॉस या फिर एल डी वाइट और एम डी मॉग और सभी। तो इन सभी में क्या था कि जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोच था वो रिक्स से पहले इन सभी ने दिया था, इन सभी ने प्रयोग किया था। जॉन गॉस ने, एल डी वाइट ने, एम डी मॉग ने, इन सभी ने है प्रयोग किया था। लेकिन रिक्स में इसमें जो है एक व्यवस्थित वर्णन दिया। तो ये ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा यहाँ पर सभी। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। दोस्तों, आप सभी पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन में आजकल हम देख रहे हैं फ्रेडरिक्स के विचार यानी कि उनके जो दिए गए दृष्टिकोण हैं, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण और शाला मॉडल और डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ जो उनके द्वारा दी गई हैं, इन सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं। और आपको पता हो कि लोक प्रशासन के हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। आप जो है टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं पोलपाथ के नाम से सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है। साथ में सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, आप वहां से सारे वीडियोस अवेल कर सकते हैं, बेसिकली कोर्स वीडियोस, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आज का प्रश्न लेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल किसने दिया, यानी कि कृषि का औद्योगिका मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। ईस्टर्न के द्वारा दिया गया है, गुलिक के द्वारा दिया गया, रिक्स के द्वारा दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको आगे लेक्चर में मिलेगा। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो रिक्स के द्वारा दिया गया है कृषि का औद्योगिका मॉडल, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया है, रिक्स के द्वारा दिया गया है। और इसके पहले हम जानेंगे कि हमने इसके पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। तो इसके पहले हमने पढ़ लिया था जो सोसाइटी थी, इसके बारे में जो रिक्स ने 3 सोसाइटी का डिवीज़न किया था और 3 सोसाइटीज़ के टाइप ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में बात की थी, उसके बारे में यानी कि समाज के प्रकारों के बारे में बात कर ली थी। शाला मॉडल के बारे में बात हमने कर ली थी। पारिस्थितिकी उपागम यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। समाज के प्रकार को एक बार फिर से आप जो है कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम एक रिवीजन ले लेते हैं। समाज के प्रकार में 3 प्रकार इन्होंने बताए। प्रक्रियात्मक समाज यानी कि फ्यूज सोसाइटी, इसमें जो होता क्या है कि प्रक्रियात्मक समाज में एक ही संरचना सभी कार्यों का संपादन करती है। इसमें सरकार प्रशासनिक कार्य करती है परंतु जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें राजनीतिक संरचना और प्रशासनिक संरचना भिन्न भिन्न नहीं होती, बल्कि एक ही संरचना सारे कार्य को संपन्न करती है। और जो यहाँ की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं चैम्बर, यानी कि एक ही चैम्बर होता है, उसी में से सारी चीज़ें जो है हेल्ड की जाती हैं, वहीं सारी सुशासन व्यवस्था कंडक्ट की जाती है। ठीक है। यदि हम बहु प्रक्रियात्मक समाज की बात करें तो इसमें जो है फैमिली डोमिनेंट देखने को मिलता है, यानी कि कोई एक परिवार, ज़्यादातर ये परिवार कौन से सत्ता से संबंधित होते थे, राज सत्ता, राजा महाराजा क्वीन। और इसमें फैमिली डोमिनेंट यानी कोई परिवार का डोमिनेंस जो है देखने को मिलता था। और इस तरह के जो समाज था, इसमें उदाहरण किसका लिया था इन्होंने चीन और थाईलैंड का उदाहरण लिया था। चीन और थाईलैंड 2 देशों का उदाहरण लिया था किसने, रिक्स ने। और क्योंकि और कब लिया था, जब वहाँ पर राज सत्ता थी, यानी कि जब वहाँ राजा महाराजाओं का क्या था, शासन था, उस समय के चीन और थाईलैंड की बात इन्होंने एग्जाम्पल में लिया है। उस समय के चीन और थाईलैंड को एग्जाम्पल में लिया है फ्यूज सोसाइटी के अंतर्गत। फिर ये समपार्श्वी समाज की बात करते हैं, यानी कि प्रिज्मेटिक समाज, समपार्श्वी समाज यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो विकासशील देश होते हैं ये आ जाते हैं। और इसमें बहुप्रक्रियात्मक समाज और अल्प प्रक्रियात्मक समाज के बीच के जो दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। किसमें,
समपार्श्वी समाज में। लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर डोमिनेंट करती हुई दिखती हैं फ्यूज सोसाइटी की क्रियाएं। जो फ्यूज सोसाइटी यानी कि बहुप्रक्रियात्मक समाज की जो अवधारणाएं होती, मान्यताएं होती हैं, वो यहाँ पर डोमिनेंट करती हुई दिखती हैं। हालांकि यहाँ पर रूल, रेगुलेशन, संविधान, नियम ये सब होते हैं, पर वो सब किताबों तक ही होते हैं। अगर व्यवहारिक रूप में देखें या ग्राउंड लेवल पर देखें तो उनका बहुत ज़्यादा वहाँ से व्यवहारिक रूप में वो दिखती नहीं है। तो दोनों के गुण यहाँ पर विशेषताएं देखने की मिलती, दोनों समाजों की, बहुप्रक्रियात्मक की और अल्प प्रक्रियात्मक की। बट जो बहुप्रक्रियात्मक यानी फ्यूज सोसाइटी है, उसका डोमिनेंट, उसकी जो मान्यताएं, अवधारणाएं, परंपराएं हैं, उनका डोमिनेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। समपार्श्वी समाज में भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म, किनशिप, इन सब का रोल होता है। यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये सब होती रहेंगी। लेकिन इनके बाद क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो भाई भतीजावाद, घूस और किनशिप यानी कि जान पहचान, चापलूसी और ये घूस, ये इन सब चीज़ों पे जो है क्या होती हैं, चयन प्रक्रियाएं होती हैं। फाइनली दिखाने को होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती, बट फाइनली जो है नेपोटिज्म वगैरह बहुत चलता है, भाई भतीजावाद, घूसखोरी, ये सब चलती है। अब हम आ जाते हैं अल्प प्रक्रियात्मक समाज में। इसमें क्या होता है, ये डिफरेक्टेड सोसाइटी होती है, यह विकसित देश का समाज है, यूरोपियन समाज इसके अंतर्गत जो है रखते हैं, ठीक है। और यह समाज सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसके व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं होता, यानी कि जो इसके सिद्धांत होते हैं लिखे हुए, कहीं पर लिखे हैं रूल्स और रेगुलेशन, और जो व्यवहार में, इनमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। यह बाजार आधारित व्यवस्था होती है, इसमें खुली वर्ग संरचना होती है, या यूरोपीय वर्ग का जो है समाज होता है, और रिक्स ने इसे बाजारीकृत या मार्केट मॉडल भी कहा है। तो ये अल्प प्रक्रियात्मक समाज की जो है विशेषताएं हो जाती हैं। और इसमें जो है जो प्रशासन है वो किसी एक चैम्बर से, यानी कि एक ही संरचना नहीं होती इसकी, जो है प्रशासन करने की, प्रशासनिक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। यानी कि हर एक विभाग में हर एक कार्य से संबंधित स्पेशल पर्सन वहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसको जो इसे यहाँ इसको चैम्बर बोला जाता है, वैसे इसको यहाँ पर ब्यूरो बोला जाता है, ब्यूरो बोला जाता है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, हर एक कार्य के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट व स्पेशल पर्सन होंगे उस कार्य को संपादन करने के लिए। तो ये कुछ इन शॉर्ट में हमने बताई इसकी जो समाज थे रिक्स के, इनके बारे में। और यदि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पक्का देखिए, क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में समझाया है और डायग्राम के द्वारा भी इसको समझने की कोशिश की गई थी। तो आप उनको ज़रूर देखिए। और अब हम देखेंगे जो रिक्स के द्वारा दिया गया है कृषि का औद्योगिका मॉडल, इसको बोलेंगे अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, ये भी बोलते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकते हैं, तो इसको भी देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इसको हम देख लेंगे। तो जो कृषि का औद्योगिक मॉडल यानी कि अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि ये जन्म पर आधारित होता है। यहाँ की जो सामाजिक मान्यताएं हैं जो भी हैं, ये सब जन्म पर आधारित होते हैं। यानी कि अगर जिस कास्ट में, जिस उसमें वर्ग में आपने जन्म ले लिया, तो आप ज़िंदगी भर के लिए वहीं पर उसी में बंध जाएंगे, और उसी वर्ग से संबंधित कार्य, व्यवसाय और जो अपनी मान्यताएं होंगी, परंपराएं होंगी, वो सब आपकी वहीं पर जन्म से ही आधारित हो जाएंगी। यानी कि जन्म ले लिया और सारी चीज़ें निश्चित हो गई, ठीक है। और क्या होंगी, सीमित सामाजिक गतिशीलता होती है इसमें। और इसमें क्या होता है कि सरल व्यवसायिक विशिष्टीकरण भी होता है। इसमें जो है कृषि का जो होता है एग्रेरिया मॉडल होता है, इसमें सरल व्यवसायिक विशिष्टीकरण भी होता है। ये मूल्य परंपराओं पर आधारित होता है। एक्चुअली जो फ्रेडरिक्स थे, ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो शिफ्ट कर रही है, कहाँ से, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से किस तरफ, जो इंडस्ट्रियल मॉडल यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर जो है ये शिफ्ट कर रही, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने ये बताया, फिर जो इन्होंने बताया कि जो ये दो सोसाइटीज़ हैं एग्रेरिया और
तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर जो ये इंडस्ट्रिया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जब ये सोसाइटी, यहाँ इन्होंने दो मॉडल दिया है, एग्रिया एंड इंडस्ट्रिया, ये एग्रिया इंडस्ट्रिया मॉडल देते हैं, तो इसकी आलोचना होती है। उसके बाद में इन्होंने एक ट्रांजेसिया इसमें जोड़ दिया था। तो कृषिका, औद्योगिका और ट्रांजेसिया, या फिर एग्रिया, एग्रेरिया, इंडस्ट्रिया एंड तीसरा क्या था, ट्रांजेसिया, ट्रांजेसिया। बाद में इन्होंने ये भी जोड़ा, इसमें जो है विकासशील देश जो है इसमें रखे थे इन्होंने, ट्रांजेसिया में विकासशील देश रखे थे। तो इसमें इन्होंने बेसिकली यही बताया था कि जो ये कृषि पर आधारित सोसाइटीज़ हैं वो कैसे जो है औद्योगिक आधारित सोसाइटी बन रही हैं, कैसे उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई थी और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसी का जो है अपग्रेडेड वर्जन ये देते हैं, 3 टाइप ऑफ सोसाइटी, जो कि हमने अभी इसके पहले बात कर ली, फ्यूज सोसाइटी एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी, और तीसरे नंबर की क्या थी कि वो जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। सबसे पहले इन्होंने जो यही मॉडल दिया था, कृषिका, औद्योगिका एंड ट्रांजिशिया मॉडल, यही दिया था। तो ये सब कृषिका की विशेषता है। तो जैसे कि अग्रेरिया मॉडल कृषिका, इसी को इंग्लिश में देखेंगे एग्रेरिया, बेस्ड ऑन एस्क्रिप्टिव वैल्यूज एज पर्सन आर क्लासिफाइड इनटू बर्थ और अदर फैक्टर। तो जो यहाँ पर होते हैं लोग, क्या होते हैं, जन्म पर आधारित, इसी पे ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर जो है इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। और इसमें वही है, लो स्पेशल मोबिलिटी होती है एंड पर्टिकुलरिस्टिक नॉर्म्स होते हैं इसमें। और फिर क्या है, सिंपल एक्यूपेशनल डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि जो व्यवसाय का बहुत ही सामान्य, एक प्रकार से सरल व्यवसायिक विशिष्टीकरण, ये सारी चीज़ें जो इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये कृषिका कह लीजिए या इंग्लिश में एग्रेरिया कह लीजिए, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रिया मॉडल जो है इसकी विशेषताएं देखेंगे, यानी कि जो इंडस्ट्रिया सोसाइटी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर भी हमने दोनों टर्म्स जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, ताकि जो दोनों एस्पिरेंट इसको समझ पाएँ। तो ये औद्योगिका या फिर इंडस्ट्रिया कह लीजिए, इसमें क्या है, कर्म उपलब्धियों पर आधारित होता है, यानी कि अचीवमेंट्स ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है। फिर क्या होता है, उच्च गतिशीलता होती है, यानी कि हाई मोबिलिटी होती है, यहाँ पर हाई स्पेशल मोबिलिटी पाई जाती है। समानतावादी वर्ग व्यवस्था होती है यहाँ पर, और विकसित व्यवसायिक ढांचा होता है। सार्वभौमिक नियम और मान्यताएं जो होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि अचीवमेंट्स ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि जो कुछ उपलब्धि करेगा उसका जन्म से या फिर किसी कास्ट से कोई संबंध नहीं होगा। पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो अचीवमेंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग उस वर्ग में वो रखा जाता है, यानी कि सब कुछ अचीवमेंट पर और उसके कर्म पर डिपेंड करेगा। हाई मोबिलिटी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। एंड इगैलिटेरियन क्या है, क्लास सिस्टम होता है यहाँ पर, और डेवलप्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम, यानी कि जो इनका ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसायिक जो ढांचा होता है वो काफ़ी विकसित होता है। यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स होते हैं यहाँ पर, ये सार्वभौमिक नियम कह लीजिए या मान्यताएं कह लीजिए। जो सार्वभौमिक नियम या मान्यताएं हैं उसी को यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स आप कह सकते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। फिर क्या होता है, जब इन्होंने ये मॉडल दिया, कौन सा, कृषिका औद्योगिका यानी कि एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल दिया, फिर इसकी आलोचना होती है कि क्योंकि ऐसा लोग कहने लगे, आलोचनाएं हुई इसकी, कि अन्य विचारक कहने लगे कि कोई भी सोसाइटी टोटली कृषिका नहीं हो सकती, यानी कि एग्रेरिया नहीं होती है, और टोटली औद्योगिका यानी कि इंडस्ट्रिया नहीं हो सकती, यानी कि पूरी तरह से ना तो वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो सकती है, ना ही पूरी तरह से वो जो ये औद्योगिकरण की सोसाइटी हो सकती है। तो इसके बीच की भी सोसाइटीज़ होती हैं, इस बीच के भी गुण पाए जाते हैं। फिर इन्होंने जो है बाद में ट्रांजेसिया दिया था, पहले इन्होंने यही दो दिए थे, कौन सा, कृषिका एंड औद्योगिका, बाद में इन्होंने ट्रांजेसिया दिया था। इसमें क्या हुआ कि दोनों के मिश्रित गुण जो है इसमें बताया कि जो
ट्रांजिशिया सोसाइटी होती है, इसमें दोनों के ही मिश्रित गुण पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ये कृषिका के, एग्रेरिया के और कुछ इंडस्ट्रिया के, दोनों सोसाइटी के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ये कृषिका यानी कि ये एग्रेरियन सोसाइटी होती है, एग्रेरिया होती है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में चीन एंड थाईलैंड को लिया था, जिस समय वहाँ पर राजसत्ता थी, ठीक है। और अगर हम इंडस्ट्रिया की बात करें तो इसमें इन्होंने अमेरिका की सोसाइटी को, अमेरिका देश को एग्जाम्पल के रूप में रखा है, ठीक है। और तीसरा जो ट्रांजिशिया है, तो इसमें जो है, इसमें इन्होंने जो विकासशील देश है इनको रखा है। और इस जो ये इस टाइप ऑफ की जो ये इस टाइप की इनकी सोसाइटी है, यानी कि वर्गीकरण है, इसमें इन्होंने किस देश को एग्जाम्पल के रूप में रखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपको जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मिलेगा। आज का क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में किस देश को उदाहरण के लिए रखा गया है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जैसे कि जो सोसाइटी है, यानी कि ये हो गए फ्यूज सोसाइटी है, तो फ्यूज सोसाइटी में किसको रखा गया, चाइना एंड थाईलैंड को, जब वो राजसत्ता पर थी उस समय की सोसाइटी को लिया गया था। अगर हम बात करें कि जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, इसमें किसको लिया गया, इसमें अमेरिका को। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में किस देश को उदाहरण के लिए रखा गया है, किस देश को उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया था रिक्स ने, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे और आंसर मैं आपको अगले सेशन यानी कि अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।